तो फैराडे लॉ को आगे बढ़ाते हैं, आधा घंटा इस पे न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद फिर अपन लेंज लॉ शुरू करेंगे। चलिए, तो फैराडे ने कहा था जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स ना बोल के मैग्नेटिक फ्लक्स बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी ने एक सवाल दे दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से कुछ होगा क्या? ना, इसलिए ध्यान दीजिए फ्लक्स कौन सा होना चाहिए? मैग्नेटिक। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो इंस्टेंटेनियस है। अगर कोई आपसे एवरेज पूछे तो बताओ क्या हो जाएगा? ई एवरेज बराबर माइनस डेल्टा फाई बाय ई एवरेज बराबर माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा। ये सब आप जानते हैं और इस पर अपन ने खूब सारे प्रश्न कर भी लिए और करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी देखिए। डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ 5t4। बिल्कुल बच्चों वाला, 11वीं क्लास वाला, पर सिखाना जरूरी है हमें। इसका बताइए क्या होगा? पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, 4 आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। यहां तक बिल्कुल ओके है। तो सर इसमें तो आता ही था, इसमें क्या सिखाया नया? अब कुछ नया देखिए। नया क्या है वो देखिए। अगर डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब ना होके आर क्यूब हो तो पता है क्या होगा? पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, साथ ही साथ एक टर्म और आएगी डी आर बाय। ये क्यों आ रही है वो देखिए। यहां ये और ये सेम है तो यहां पर चेन रूल की आवश्यकता नहीं। पर अगर ये और ये अलग अलग हो जाएं तो फिर आपको चेन रूल लगाना आना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूंगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स की पावर 4। आप बताइए चेन रूल लगाएंगे या नहीं? क्यों लगाएंगे? कारण बताइए। अलग अलग है। पहले ये अंतर समझिए। कैसे होगा वो दूर की बात है, पहले आपको ये पता चले चेन लगेगा या नहीं। यहां आवश्यकता नहीं पड़ी। टी 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 सब सेम है, यहां अलग अलग है तो आपको चेन रूल का एक नया स्टेप करना पड़ेगा। अब बताइए, वही पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, और जो भी नई चीज है उसका एक बार और करना पड़ेगा। और सिखा दो सर, थोड़ा सा डर हट जाए। और देखिए डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर हो। अब बताइए क्या करेंगे? पहले तो पाई बाहर आएगा, आर स्क्वायर का पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, इनटू क्या अलग अलग है तो डी आर बाय, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। बताइए क्या बात समझ में आ रही है? नोट करना शुरू करिए। 4-5 प्रश्न और करके दिखाता हूं। मान के चलिए फैराडे पर एक सवाल आता ही आता है, अच्छी तरीके से सीख लेंगे, चैप्टर आसान है। तो ध्यान रखिए, ये ऐसी बात है जो पूरी फिजिक्स में कहीं भी काम आ सकती है। यहां चेन रूल की आवश्यकता नहीं पड़ रही। सिंपल पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, और अगर अलग अलग है तो आपको चेन रूल लगाना आना चाहिए। जैसे पाई आर स्क्वायर है तो पाई बाहर आ गया, पावर को आगे लाया, पावर में से घटाया, और अलग अलग है, अलग अलग है इसलिए आर का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे। अब डीपीपी निकाल लो, क्लासरूम इलस्ट्रेशन वाली। सबसे पहले देखो, दो सवाल बहुत अच्छे हैं। एक है 16वां सवाल, इसको डबल स्टार लगा के रखिए। 16 में क्या इंपॉर्टेंट है?
ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और नीट में भी आया है, तो 16 के साथ तो ये दो बातें हैं, एनसीईआरटी का भी है और नीट में भी आया है 16वां, ये करेंगे पहले। और इसके बाद 13वें सवाल को भी डबल स्टार लगाइए, ये 2 बार नीट में आया है, 2 बार जेई मेन में आया है और अभी संडे के माइनर में भी दिया था। तो 2 प्रश्न बहुत तगड़े हैं, 16वां और 13वां, दोनों के साथ मैंने आपको स्टार पॉइंट बता दिए। 16वें के साथ स्टार है एनसीईआरटी और नीट, और 13वें के साथ स्टार है नीट में 2 बार, जेई मेन में भी 2 बार। तो दोनों प्रश्न मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले आइए 16वां, अच्छा प्रश्न, कठिन प्रश्न है 16वां। ध्यान से धीरे धीरे देखिएगा क्या कहना चाहता है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, जो जो दे रखा है मैं लिखता जा रहा हूं। एक मेरे पास सोलेनॉइड है जिसका डायमीटर 0.1 है, सोचो रेडियस कितनी होगी इसकी, आधी, आधी करेंगे तो 0.05, 0.1 का आधा 0.05, ठीक है। हैज 2 × 10⁴ टन्स पर मीटर, टन्स पर मीटर मतलब क्या दे रखा है, छोटा n, टन्स पर मीटर। एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड अ कॉइल ऑफ 100 टन्स, एक कॉइल रखी गई है और जिसका रेडियस 0.01 है। अब ध्यान से देख के बताइए ये डिस्क अंदर होगी या बाहर होगी, क्यों, रेडियस इसका सोलेनॉइड से छोटा है, बड़ा भी संभव है, वो भी हमने सवाल किया है, तो बहुत ध्यान से डेटा देखिएगा। और इसमें जो नंबर ऑफ टन्स हैं कॉइल में वो है 100। फिर कह रहा है करंट इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में जो करंट है वो 0 हो गई फ्रॉम 4, तो पहले थी 4 और बाद में हो गई 0, और कितने समय में हो गई, टाइम भी दे रखा है 0.05। वो कह रहा है अगर कॉइल का रेजिस्टेंस 10π² ओम है, क्यू को हटा के ओम कर दीजिए, 10π² ओम है वो, देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज। देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज। 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एनसीईआरटी का प्रश्न है, नीट में भी आया है, और वापस आ जाएगा तो कोई आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि कठिन सवाल में इसकी गिनती है। अब क्यों कठिन है, पहला तो मैं आपको ये बताता हूं। आप इतने समय से पढ़ाई कर रहे हैं, अपन ने करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म और दूसरे भी सब्जेक्ट में आपने काफी सारे चैप्टर किए। भाई साहब ये पहला सवाल है जिसमें डेटा की भरमार है। एक बार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई साहब प्रश्न में कितना डेटा गिवन है, 8 वैल्यूज गिवन है। अभी तक आपने इतने माइनर मेजर दे दिए, कोई ऐसा सवाल आपके सामने नहीं आया है जिसमें 8 वैल्यूज गिवन हो भाई। तो इसको समझना और समझ के करना अपने आप में बड़ी बात है। और 2 स्टार भी लगे हुए हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न और नीट में आया है, 2026 में आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो देख रखा है सवाल, एनसीईआरटी में देख रखा है, नीट में आया हुआ है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये वापस रिपीट हो जाए। इतना तगड़ा प्रश्न है। अब आइए इस बात को पूरा समझते हैं, इसको पूरा सिस्टमेटिक सुलटाते हैं, कैसे हल होगा। सब लोग बोर्ड पे देखिए, खेल क्या हो रहा है, ये करंट से क्या हो रहा है, चार्ज कहां से आ रहा है। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूं, उस बात को समझिए। सबसे पहले सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बताइए, B बराबर μ0 Ni। आप सभी जानते हैं वो जो फील्ड होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है, ये सोलेनॉइड की फील्ड। क्या ये इस कुंडली में से, इस कॉइल में से पास हो रहा है क्या,
बिल्कुल हो रहा है। तो क्या इससे फ्लक्स निकाल सकते हैं? कॉइल का फ्लक्स बताइए, कॉइल का, फाई बराबर बी इंटू ए। एरिया किसका, आपका, मेरा या कॉइल का? तो यहां रेडियस किसकी? कॉइल की, क्योंकि उसी में से तो पास हो रहा है। और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से गुणा कर दिया। अब आप बात को समझिए, ये करंट के बदलने से क्या हुआ? करंट के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदली, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से फ्लक्स बदला, और जब जब फ्लक्स बदला फैराडे प्रकट हो गए। पूरे चैप्टर की आत्मा वही है। आज आप माने या 10 दिन बाद मानना, पूरे चैप्टर की आत्मा एक ही है। जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगी और इंड्यूस चार्ज आएगा। अब बताइए, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आपको याद हो तो डेल्टा फाई बाय आर। सॉल्व नहीं किया अभी, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना यही प्रश्न आएगा। आपको पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप दिमाग बिल्कुल रिलैक्स कर लो, कॉपी में से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अब पढ़ो आगे तो दिमाग एकदम रिलैक्स रहेगा। कॉन्सेप्ट को सीखो, वो ज्यादा बेहतर है। क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ। सर, करंट के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी। सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तू भी कोशिश कर, तू भी बोल पाएगा। कब तक फिजिक्स को ये कह के भागता रहेगा कठिन है कठिन है? कभी तो आमना सामना करना पड़ेगा। तो हिम्मत लाओ ना आमना सामना करने की। 4 महीने बचे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। कब तक भागता रहेगा? कोशिश करेगा तो क्यों नहीं होगा। करंट के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से फ्लक्स बदलेगा, और जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तब इंड्यूस चार्ज फ्लो होगा। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला डेल्टा फाई बाय आर। मजे की बात है, 2 डेटा फर्जी हैं। कौन कौन से वो बताइएगा। पहला, टाइम का कोई यूज नहीं है, कहीं टाइम की आवश्यकता ही नहीं है। सोलेनॉइड की रेडियस का कोई यूज नहीं है। हां, ये इस समय काम आई थी कि डिस्क अंदर है या बाहर है। न्यूमेरिकल हल करने में इसका कोई उपयोग नहीं है। 2 डेटा काम के नहीं है। अब 6 डेटा से सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप इतना नोट करिए बिंदास, और डबल स्टार लगा के रखिए। एनसीईआरटी की किताब का अनसॉल्व सवाल। दूसरी बात, नीट में आया हुआ है। तीसरी बात, कठिन प्रश्न। तो इतना अगर स्टार इसमें लगे हुए हैं तो आपको ये प्रश्न जरूर 2 से 3 बार समझ समझ के कर लेना चाहिए। 4 महीने अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाइए। घुमा फिरना, इधर उधर, टाइम पास, मैसेज, फालतू के गप्पे, इनसे अब छोड़िए। 4 महीने अलर्ट रह के जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। चलिए अब देखते जाइएगा भाई। सभी लोग बोर्ड पे देखें, एक एक स्टेप लिख रहा हूं, मुझे बताइए कहां गड़बड़। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फाई बाय, सभी लोग बोर्ड पे देखें। डेल्टा फाई को खोलने की इच्छा रखिए। फाइनल माइनस इनिशियल, निगाहें बोर्ड पे रखते जाइए, मजा आएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला बोलिए, एन बी ए। एन बी ए, होशियारी देखिए कि सर क्या होशियारी से काम कर रहे हैं। बी पर V1 V2 लगाया, एन और ए पे नहीं लगाया। पूछ क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया नहीं बदल रहे। क्या बदल रही है? मैग्नेटिक फील्ड। होशियारी तू भी सीख, पीछे मत रह। भोंदू बन के जीने का फायदा नहीं है। तू मैसेज वैसे सब जानता है, रिप्लाई करना और सब, तो ये भी सीखे ना। इतने मजे आते हैं तुझे जवाब देने में, तो ये भी आना चाहिए, तब बढ़िया है कि एन और ए कॉमन आ गया। B2 माइनस B1। एन एरिया बता, सर्कुलर कॉइल पाई आर स्क्वायर। B2 बता, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बटे आर। देख और ध्यान से, म्यू नॉट पे 1 2 नहीं लगाया, क्या बदल रहा है? आई। फिर कॉमन ले ले, बता, एन पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट एन
I2 माइनस बटे 6 डेटा की बात हुई है, 6 देख तुझे 6 पता है, N 1 R2 3 4 5 6 वैल्यू पता है। कुल कितनी वैल्यू दे रखी थी, 8 में से 2 काम की तो कितनी हो गई, 6 काम में आ रही है। देख इतना तगड़ा सवाल है, अब वैल्यू रख के सॉल्व भी करके दिखाऊंगा पूरा। बेहतरीन प्रश्न, कंसेप्चुअल प्रश्न 1 मिनट में परीक्षा में करना अपने आप में बड़ी बात है इसको, इसलिए कठिन प्रश्नों में गिना जाता है। इसको जरूर करिए, कॉपी में जहां भी लिख रहे हैं वहां भी डबल स्टार लगा के रखिए, जरूर रिवीजन करने वाला सवाल है। नंबर ऑफ टर्न्स 100, पाई, रेडियस 0.05, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 2 इंटू 10 की पावर 4, I2 0, I1 4 अपॉन रेडियस कम है क्या, 0.01 है। आया, देख कितनी बढ़िया कैलकुलेशन दी है, पाई और पाई तो कट ही रहा है, तो यहां बचा 100। 0.01 का मतलब होता है 1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, तो -4, यहां 4, ये -7, ये 2 4 -4 बटे 10। अब ध्यान से देख, 1 0 से 1 0 कटा, 4 दूना 8 और 4 32, -7 और -4 -11 +4 -7 +1 -6। प्लस माइनस की चिंता मत करिए, ऑप्शन में सारा मैग्नीट्यूड दे रखा होगा तो 32 आंसर आएगा। पर सवाल तगड़ा है, जबरदस्त प्रश्न है, इसी से बढ़िया इसी तरह का सवाल है। अब 13वां देखिए, 13वां आप कर सकते हैं, पर 13वां डबल स्टार का कारण है 2 बार नीट और 2 बार जेई मेन, इसलिए 13वां काम का सवाल है। आराम से पढ़िए, 2-3 बार अच्छे से 13वां सवाल आना चाहिए। क्या कह रहा है, अ कंडक्टिंग लूप इज प्लेस इन अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना, बी आपको दे रखा है 0.025 टेस्ला विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर। जब भी प्लेन शब्द दे रखा होता है तो दिया गया एंगल धोखा है, 90 नहीं 0, बार बार आता है, आप फिर भूलते हो। रेडियस इज श्रिंक, तो श्रिंक एट द रेट ऑफ 1 mm पर सेकेंड। बच्चों इसको ध्यान दो, यही खेला है, रेडियस श्रिंक हो रही है, यूनिट देखिए मिलीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये dr नहीं है, dr/dt है। कैसे पता चला, यूनिट से देखिए, मिलीमीटर पर सेकेंड, तो dr/dt। और मजे की बात, माइनस आएगा, पूछो क्यों माइनस, श्रिंक हो रहा है। रेडियस दे रखी है 2, आपसे ईएमएफ पूछा है, प्रश्न हल दूर बात है, पहले हमेशा प्रश्न को कंसेप्चुलाइज करो। सवाल कहना क्या चाहता है, केवल फॉर्मूला फॉर्मूला मत समझो कि सर रेडियस के छोटा होने से क्या होगा, इस तरह की बातें बोलना सीखो।
फ्लक्स होता है बी इंटू ए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। गुरुजी रेडियस के श्रिंक होने से एरिया बदलेगा, एरिया के बदलने से फ्लक्स बदलेगा। अरे खेल ही फ्लक्स का है। तो देख यहां क्या हो रहा था, यहां करंट के बदलने से फील्ड बदली, फील्ड के बदलने से फ्लक्स बदला। इस बार भाई बी को नहीं बदल रहा, भाई किसको बदल रहा है, ए को। एरिया कैसे बदल रहा बताइए, कॉइल कैसे हो रही है, श्रिंक, श्रिंक होगी तो एरिया कम होता जाएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। अगर आप ये बात पकड़ोगे तो ऐसे 50 प्रश्न और कर लोगे, और केवल नोट्स भरोगे तो कल को कोई नया सवाल आ जाएगा फिर फंस जाओगे। लगेगा तो एक ही फॉर्मूला, E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी, कॉन्सेप्ट वही है। बेसिक समझें, आराम से 2 मिनट होल्ड करें, कोई दौड़ भाग नहीं करनी है। एक एक बात तेरे समझ में आए कि सर अब देखो कैसे शुरू करेंगे। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह बी ए कॉस थीटा। फिर और बताओ सर, बी बाहर, एरिया बाहर नहीं आएगा, एरिया बाहर नहीं आएगा तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। अब देख अभी मैं तुझे पढ़ाकर आया था, जल्दी से बता, मन खुश होगा। आर स्क्वायर का 2r और अलग अलग है, अभी सिखा के लाया था। ये स्टेप ही इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट बनाता है। अभी तुझे मैं डिफरेंशिएशन अलग से सिखा के आया कि बेटा यहां चेन रूल लगेगा। अब देख सब पता है, बी पता है, आर पता है, डी आर बाई डी टी पता है। सवाल तगड़ा है, 2 बार नीट की परीक्षा में रिपीट हुआ है। अच्छे से पेशेंस के साथ कर ले, दोनों ही सवाल तगड़े। बता कितना आंसर, माइनस बी 0.025 पाई 2 आर 2 सेंटीमीटर, डी आर बाई डी टी 10⁻³ ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000, 25 दूना 50, 50 दूना 100 और ये कट गया, 3 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पाई बचेगा, ये 3 और 3 6। काम बढ़िया, पूरा पूरा सॉल्यूशन कंसेप्ट इसी लाइन में है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19। 19 के साथ खास बात लिखो वहां डबल स्टार लगाते समय, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल, और नीट में भी आया है। एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल और नीट में भी आया है। आओ तीनों सवाल के एक बार टैग याद करो, तीनों प्रश्न के टैग याद करो। चलो 13 का टैग बताओ, 13 का 2 बार नीट 2 बार जेई मेन इसलिए इंपॉर्टेंट। 16 का टैग बताओ, एनसीईआरटी का अनसॉल्व और नीट। और 19 का टैग बताओ, एनसीईआरटी का सॉल्व और नीट, इसलिए तीनों सवाल तगड़े हैं। 13वां 16वां और 19वां तीनों शानदार आने चाहिए। अब 19वें के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप भी बना लीजिए, फिर अपन इसको करते हैं। बढ़िया सवाल है, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, बस एक बार समझने में 10-15 मिनट लगेंगे और फिर आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो। डायग्राम बना लीजिए।
अच्छा, अंदर एंटर भी हो सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं। मुद्दा एंटर और बाहर निकलने का नहीं है, मुद्दा आप समझ नहीं रहे हैं। एक ही बात है, फ्लक्स में क्या होना चाहिए? चेंज। बढ़ना या घटना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कमरे के अंदर एंटर हो रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, कमरे के बाहर जाएंगे तो फ्लक्स कम होगा। इंपॉर्टेंट बढ़ना या घटना नहीं है, इंपॉर्टेंट है चेंज। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, अच्छे से कंसेप्चुअल सवाल है और एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, साथ साथ में एनसीईआरटी कवर हो रही है, ये बहुत यूनिक पॉइंट है। अब देखना, हम जानते हैं E बराबर होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। सभी जनता बोर्ड पे देखिए, E बराबर होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो E बराबर माइनस डी बाई डी टी, फाइव की जगह B इंटू ए। बी सब जगह यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा, अंदर बच्चा डी ए बाय डी टी। वॉट इज डी ए बाय डी टी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। बस यही खेला है। अब उस बात को आप समझिए तो मजा आएगा आपको। मैं ध्यान से आपको फील करके दिखाता हूं। ये एक कमरा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, लूप अंदर भी आ सकता है, लूप बाहर भी जा सकता है, उसकी आप चिंता नहीं करिएगा। मेरा एक रेक्टेंगुलर लूप है, आप लिखिए मत, अब केवल देखिए, अब सिर्फ समझने की बात है। ये मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूं ताकि साइज एकदम आपको एग्जैक्ट दिखे। देखें, आप मत बनाइएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल आप देखिए। ये एक रेक्टेंगुलर लूप अंदर आ रहा है, आप देखें, ये अंदर आता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, हर सेकंड जो एरिया बढ़ रहा है वो देखिए। पहले सेकंड में इतना एंटर हो गया, अगले सेकंड में देखिए इतना यहां से कम हुआ, इतना यहां बढ़ गया। आप देखते जाइएगा, हर सेकंड में ये वाला एरिया लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और ये आगे से आगे क्या होता जा रहा है? शिफ्ट। जो इंक्रीमेंट हो रहा है एरिया में वो कैसा है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, अब मैं इसी को इलिप्स में करके दिखाता हूं। आप सिर्फ एक बार समझिए, 10 मिनट एक बार समझने में लगेंगे, रिजल्ट समझ में आ जाएगा, फिर उसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे पास इलिप्स, अब आप देखना कि जो आपको एरिया की फील में दिलाना चाहता हूं, अब देखें, इसमें आप देखिए ये अंदर एंटर हो रहा है, अभी केवल इतना एरिया बढ़ा, अगले समय आप देखिए एरिया अचानक से ज्यादा बढ़ गया, उसके अगले सेकंड देखिए एरिया अलग है, उसके अगले सेकंड देखिए एरिया की रेट अलग है। तो क्या एरिया यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है या नॉन यूनिफॉर्म है? सर्कल में फील करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, पहले इतना अंदर आया, फिर ज्यादा अंदर आ गया, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब सर्कल और इलिप्स में जो डीए बाई डी टी है, एरिया तो सभी में बढ़ रहा है, पहले लूप बाहर था अब अंदर आ रहा है। जैसे मैं आपको ये सिलेंडर का बताता हूं, आपको और अच्छा फील आएगा। जैसे ये सिलेंडर है, इस कमरे से ये अंदर एंटर हो रहा है, अब आप देखना ये कमरे की दीवार है, ये एंटर हो रहा है। अब हर सेकंड इसका जो एरिया एंटर हो रहा है, आप ईमानदारी से बताइए क्या वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है क्या? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसका शेप कैसा है बताइए? सिमेट्रिकल। अच्छा शब्द बोलिए, सिमेट्रिकल। फील आएगी। फिर देखिए ये कमरे की बाउंड्री, ये रही बाउंड्री, ये बाहर शेप कैसा है बताइए? सिलेंडर। आराम से देखिए, मजा आएगा।
ये देखिए हर सेकंड ये कमरे में एंटर करता जा रहा है, हर सेकंड एंटर कर रहा है। बताइए क्या इसका एरिया यूनिफॉर्मली रेट से बढ़ रहा है क्या? यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर अगर यही इलिप्स होता तो आप देखिए क्या यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा क्या? अगर ये सर्कल होता तो यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ता। तो आपसे पूछा गया किस किस में ईएमएफ सेम रहेगा, बताइए किस किस में सेम रहेगा? रेक्टेंगल और कारण बताइए क्यों? क्यों? कोशिश करिए। डीए बाई डी टी एरिया के इंक्रीज होने की, जैसे मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूं, हर साल एक छोटे बच्चे की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। नर्सरी से एलकेजी आया, एलकेजी से एचकेजी आया, एचकेजी से फर्स्ट आया, बढ़ तो रही है पर कैसे बढ़ रही है? यूनिफॉर्म। दूसरा बच्चा है, नर्सरी एलकेजी में 5 सेंटीमीटर बढ़ी, फिर कभी 3 बढ़ी, कभी 2 बढ़ी, कभी 1 बढ़ी, बढ़ तो उसकी भी रही है पर उसका कैसा है इंक्रीमेंट? नॉन यूनिफॉर्म। मैं यही कहना चाहता हूं, रेक्टेंगल और स्क्वायर जब ये अंदर एंटर हो रहे हैं तो हर सेकंड इनका जो एरिया बढ़ रहा है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। तो बताइए किस किस में ई सेम रहेगा, किस किस में ई कांस्टेंट रहेगा? बताइए किस में? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। उसने क्या पूछा देखिए, कांस्टेंट या नॉन? किसमें सेम नहीं रहेगा? विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो बताइए आंसर क्या क्या देंगे? इलिप्स और सर्कल। कोई इसकी मैथमेटिक्स नहीं है, ये आपको कंसेप्ट से ही समझना पड़ेगा। पर एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है भाई, तो रिपीट होने की संभावना है और आया वो भी है। तो किसमें सेम रहेगा? स्क्वायर और रेक्टेंगल। किसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा? सर्कल एंड इलिप्टिकल लूप। तो तीनों सवाल तगड़े भाई, 13वां, 16वां और 19वां। एक 3 सवाल करने में 45 मिनट लग गए। 2:15 बजे 2:20 पे क्लास शुरू कर दी थी। तीनों ही तगड़े सवाल हैं, इसलिए तुझे तीनों बहुत शानदार आने चाहिए और बिल्कुल तरीके से कराए हैं, सिस्टमेटिक, ताकि तू अच्छे तरीके से इनको तैयार करे। 13, 16, 19। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आइए सब लोग बोर्ड पे देखिए। जैसे मेरे पास एक कॉइल है और मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूं। बताइए मैग्नेट को पास लाने से क्या होगा? क्या होगा? क्या फ्लक्स में चेंज होगा? बहुत सही। अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं, मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था, अगर मैं स्पीड डबल कर दूं तो बताइए क्या होगा? क्या फ्लक्स में चेंज होने की रेट बढ़ जाएगी? जैसे मैं टेबल के पास जा रहा हूं तो एक तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, एक मैं तेज तेज जा रहा हूं, दोनों में चेंज हो रहा है, पर चेंज की रेट, अगर मैं स्पीड को डबल कर दूंगा तो क्या मेरा ई बढ़ जाएगा? आंसर है यस। क्या आई बढ़ जाएगा? व्हाट अबाउट क्यू? व्हाट अबाउट क्यू? क्यों? क्योंकि जो क्यू होता है वो टाइम पर डिपेंड ही, ये रेट पे डिपेंड नहीं करता। क्यू का फॉर्मूला देखिए, डेल्टा फाई बाय आर, ये टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन चेंज इन फ्लक्स, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, जबकि ये किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मेरे बच्चों बारीकियां सीख के जाओ, केवल नोट्स मत बनाओ। नोट्स बनाने के लिए अपन का जन्म नहीं हुआ है। ये चार्ज है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट चलाओ, ये कोई नहीं कह रहा मैग्नेट चलाओ। आप ये भी कर सकते हो, कॉइल को चला लो। क्यों सर?
मैग्नेट चले या कॉइल चले, ये फैराडे ने नहीं कहा था। फैराडे ने क्या कहा था? चेन। सर सर, हाँ बोलना सर, मैं दोनों को चला दूं। अब बता, क्या दोनों को चलाने से काम हो जाएगा? यस, बशर्ते दोनों अलग अलग से चलें। सो सेम स्पीड से चलें, सेम स्पीड से, नो चेंज, क्योंकि उनके बीच का सेपरेशन चेंज ही। अलग अलग से चलें पर अलग अलग स्पीड से चलें, तो बता, दूरी कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, तो फ्लक्स में चेंज आएगा या नहीं आएगा? सेम स्पीड से चलें, सेम स्पीड से, नो चेंज। इसका मतलब यहां थोड़ी थोड़ी रिलेटिव की खुशबू आ रही है। इसका मतलब ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है? रिलेटिव वेलोसिटी पर। अगर सेम स्पीड से चलेंगे तो याद कर, रिलेटिव स्पीड 0। भूल गया 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट? दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं तो रिलेटिव होती है v1 माइनस v2, अपोजिट आती हैं तो v1 प्लस v2। तो बताइए, यहां से खुशबू आई कि ईएमएफ इज प्रपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड। जितनी ज्यादा रिलेटिव स्पीड होगी उतना ईएमएफ भी ज्यादा होगा। खुद सोच, अगर सेम स्पीड से चलें, दोनों v से चल रहे हैं, अब बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? क्यों क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 0। v रिलेटिव 0, नो इंड्यूस ईएमएफ। नोट करिए। बढ़ू तो 3-4 कॉन्सेप्ट तेरे सामने हैं, अच्छे से देख। पहला, स्पीड कम ज्यादा करने से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज टाइम पे डिपेंड ही। तो चार्ज डिपेंड किस पे करता है? चेंज इन फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं, चेंज इन फ्लक्स। दोनों बातों में अंतर है। और ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? रिलेटिव स्पीड। 3 प्रश्न मैं आपको करके दिखाता हूं, 15, 18 और 20। 15, 18 तो आप एक बार पढ़ लीजिए, कर भी रखे हम, एक बार और पढ़ लीजिए। 3 प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं, 15, 18 और 20। ये क्लासरूम इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे बनाए गए हैं भाई। इनका एक एक सवाल आना चाहिए। 3-3 बार भी कर लेगा तो नुकसान नहीं है। बहुत सोच समझ के सवाल बनाए गए हैं ये वाले सारे के सारे, अच्छी जगह से। एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जाम्पल, नीट, जेई मेन, हर तरह का सवाल इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये ध्यान रख ले, ये पूरी पूरी आनी चाहिए तुझे। 82 क्वेश्चन है इसमें, ये दिमाग में बैठा ले। ईएमआई के सारे प्रश्न मुझे आने चाहिए, तब मैं अपना चैप्टर मानूंगा ईएमआई हो गया। हाँ जी, 15 बताइए। 15, स्पीड डबल करने पर क्या होगा? ई बढ़ेगा, सही। आई बढ़ेगा, सही। क्यू रिमेन सेम, सही। गलत छांटना है, गलत। क्यू इंक्रीजेस। आंसर टिक कर लीजिए, क्योंकि पीछे आंसर नहीं है इसके। 15 का आंसर 4 आएगा। आंसर जरूर लिखते जाइए, नहीं तो आंसर नहीं है इसके। ये क्लासरूम इलस्ट्रेशन है सारे। 15 का आंसर आएगा 4। 18 बताइए। चार्ज किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल फ्लक्स ना, फाइनल फ्लक्स ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ना, रेट नहीं, केवल चेंज ऑफ फ्लक्स। 18वें का आएगा तीसरा। 15 का 4, 18वें का तीसरा। अब आइए सवाल नंबर 20 पे। अब आइए सवाल नंबर 20 पे। अच्छे से खुद कर सकते हैं, सोच समझ के सवाल पढ़िए। सवाल पढ़ के किसकी खुशबू आ रही है बताइए? रिलेटिव। 2-3 बार बोलिए। यदि सेम डायरेक्शन में चलते हैं
तो माइनस होता है, अपोजिट चलते हैं तो ऐड होता है। बस अब सोच समझ के करिए। बताइए पहले v रिलेटिव कितना होगा? पहले v रिलेटिव, क्यों? अपोजिट जा रहे हैं तो 8 मत लिखो, 5 + 3 लिखो, उससे बढ़िया रहेगा। उस समय इंड्यूस ईएमएफ 16, बाद में v रिलेटिव बताओ, 2 मत लिखो, 5 - 3 लिखो। और अगर अच्छे बच्चे हो तो ये बना लो तो मजा ही आ जाए, 2 ट्रेन अपोजिट दिशा में जाती हैं तो रिलेटिव ऐड होता है। दिक्कत क्या है? अपन को पता अपनी हालत खराब है, तो लिखा हुआ रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और अगर 2 सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव क्या होता है बताइए? सब्ट्रैक्ट होता है। याद रहेगा, बढ़िया है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी कॉइल और मैग्नेट, ऐड हो गया। अब बताइए ई किसके प्रोपोर्शनल? वी रिलेटिव, तो E1 by E2, V रिलेटिव 1 अपॉन V रिलेटिव 2। E1 16, E2 पता नहीं, V रिलेटिव 1 8/2। E2 कितना? बता, क्या बात ओके है? अच्छे से देख ले, 1 मिनट रुक जाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझ। घर बैठकर 1 घंटा पढ़ के आ बस। जब जब ईएमआई की क्लास आए 1 घंटा पढ़ाई करके आ, 1 घंटे में तेरा काम होता जाएगा। बहुत ज्यादा 5-5 घंटे की आवश्यकता नहीं है, 1 घंटा रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। जब जब क्लास आए ईएमआई की 1 घंटा तो सब पढ़ के आ जाएगा, चीजें तेरी अंडर कंट्रोल चलेंगी, एक में भी सवाल में नहीं फंसेगा। बताइए भाई आगे बढ़ें क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, ऑल ओके क्या भैया? पहले 8 क्यों हो गया, कोई बताएगा? क्योंकि अपोजिट आ रहे थे, इसलिए कितना हो गया? 8। चलिए एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं बेसिक मैथ का, फिर अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए साथ साथ लिखते जाइए। अगर कोई कर्व y और x में खींचा जाए तो बताइए इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? इसकी स्लोप होती है dy/dx। पेन चलाते जाइए, साथ साथ आदत डालिए कि पेन भी चलता रहे, समझते भी जाएं। पहले मैं, फिर आप, फिर मैं, ऐसे दिक्कत आएगी। तो अगर कोई कर्व y और x में खींचा गया है तो उसकी स्लोप क्या होती है? dy/dx। मतलब y वाली क्वांटिटी ऊपर, x वाली क्वांटिटी, और इसी स्लोप को बोलते भी हैं tan थीटा। ये ऐसी बात है भाई जो तुझे पूरी फिजिक्स में हर समय याद होनी चाहिए, हर समय। इसका रिवीजन नहीं चाहिए कि सर कोई भी कर्व है, अगर सर मुझे इसकी स्लोप चाहिए तो क्या होगी? dy/dx। जैसे कल को कोई कर्व I और T में है तो बता सकता है इसकी स्लोप क्या देगी? सोच के देख कैसे लिखा था, तू पकड़ना, हर बच्चा सीखो। y वाली क्वांटिटी ऊपर, x वाली क्वांटिटी, y वाली ऊपर, x वाली। अब बता I और T है तो इसका स्लोप क्या देगा? di/dt। अगर मैं कोई कर्व फ्लक्स वर्सेस टाइम में खींचूं तो बता सकता है इसका स्लोप क्या देगा? d∅/dt। सर एक मुझे मौका लास्ट दीजिए, आप ले लीजिए लास्ट। अगर मैं कोई कर्व प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में खींचूं, अब बताइए इसका स्लोप क्या देगा? सीधी बात, नो बकवास, y वाली क्वांटिटी ऊपर, x वाली क्वांटिटी नीचे। 2-3 बार समझिए ताकि मई में याद आ जाए, 3 मई को संडे वाले दिन, कि जब भी स्लोप लिखा जाता है तो y वाली क्वांटिटी ऊपर और x वाली क्वांटिटी हमेशा नीचे।
फिर आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन की स्लोप देखते ही, जैसे ये कोई लाइन है, आप देखते ही बता दें स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, देखते ही बता दें। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है बताइए? क्योंकि उसका एंगल बदलता नहीं है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है। जरा देखकर बताइए, इसकी स्लोप आप क्या बोलोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्यों? ऑब्ट्यूस एंगल है, इसकी स्लोप नेगेटिव। पूरा बोले तो मजा आ जाएगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। गुरुजी ये कांस्टेंट नहीं समझ में आ रहा है। कांस्टेंट इसलिए कि इसका हर जगह एंगल सेम है। तो सर इसमें क्या है, इसमें भी तो सेम है ना, यहां टेंजेंट खींचेगा तो एंगल अलग, यहां टेंजेंट खींचेगा तो एंगल अलग। स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। इसकी बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पूरा बोलिए, पॉजिटिव एंड, इसमें बताइए इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव, इसकी बताइए जीरो, इसकी बताइए नेगेटिव। अच्छे से पहचानिए, ये बहुत काम आता है। स्ट्रेट लाइन की देखते ही आपको स्लोप लिखनी आनी चाहिए, स्लोप पता होनी चाहिए, स्लोप देता क्या है। भाई थोड़ी देर एसी बंद कर दे तो ध्यान रखें, ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप नेगेटिव, एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव। बता क्या आगे बढ़ूं क्या? जैसे अब कॉन्सेप्ट सीखना, जल्दी बराबर आओ। इस लाइन की स्लोप बताओ, इसकी पॉजिटिव, देखते ही पता चले। क्यों पॉजिटिव बताइए? एक्यूट एंगल है। इसकी ढलान जीरो, इसकी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्यों? ऑब्ट्यूस है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं वो देखिए, फैराडे लॉ, E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। एक ही राजा है, पूरा चैप्टर इसी पर है, फैराडे पर। E बराबर माइनस डी फाइव बाय, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा मजा आएगा। डी फाइव बाई डी टी क्या है? E ऐसा कैसा, बराबर ऐसा कैसा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये देखिए अभी पढ़ के आए हैं, डी फाइव बाई डी टी स्लोप कौन से कर्व की? इसका मतलब डी फाइव बाई डी टी की जगह लिख सकता हूं स्लोप ऑफ फाई टी कर्व। भाई साहब एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर मुझे स्लोप ऑफ फाई टी कर्व पता हो तो उसके आगे मुझे क्या लगाना चाहिए? तो मुझे अपने आप क्या मिलेगा? E। अब कैसे मैं कहना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 10वें की तरफ बढ़ रहा हूं। पेन पेंसिल एक बार छोड़ के बोर्ड पे देखिए, ये फाई टी कर्व है। जल्दी से बताइए OA की स्लोप क्या बोलोगे? OA की स्लोप पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव एंड AB की बताइए, AB की स्लोप जीरो, BC की बताइए नेगेटिव। और अब यहां एक खेला होगा और उसकी वजह से यह सवाल गलत हो जाता है, वो आप देख लीजिएगा, उसकी गलती से आपको बचना है, बस उस गलती से आपको बचना है, वो देखते जाइएगा। सभी लोग बोर्ड पे देखें, 1 मिनट लगेगा। अब E का ग्राफ, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्लोप आ जाए ना उसके आगे माइनस लगाओ, स्लोप आ जाए ना उसके आगे, बता स्लोप कैसी है? और बाहर माइनस है, नेगेटिव एंड, ग्राफ नीचे आएगा। देख हर बात का मतलब है नीचे क्यों आया बता? क्योंकि माइनस है। और सीधी लाइन क्यों आ गई?
कांस्टेंट है, बहुत अच्छा बोल रहा है। यहां बता स्लोप कितनी, ये देख 0। ये वाला पार्ट है ओ ए, ये वाला पार्ट है ए बी। तसल्ली से बताना बीसी की स्लोप नेगेटिव एंड स्लोप नेगेटिव, और बाहर माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये वाला। तो फाइनल आंसर आएगा नीचे नेगेटिव, फिर 0 और फिर। अच्छा प्रश्न है, 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बच्चा ग्राफ ऊपर नीचे बना देता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। बाहर वाले माइनस साइन का उपयोग बहुत जरूरी है। स्लोप पढ़ना है, उसके आगे माइनस लगाना है। स्लोप पढ़ना है, उसके आगे माइनस लगाना है। पहले मैंने स्लोप लिखी, देख ईमानदारी से, फिर स्लोप से फिर मैंने उसके आगे माइनस लगाया, तब जाके ईएमएफ का ग्राफ आया। जिसने टिक लगाए वो बताए 1 से 20। सारे क्लियर हैं क्या? बढ़ू आगे? ये 10वां सवाल यही था। ये 10वां है। चलो, अब कितना अच्छा तरीका है। अब आपको कॉपी नहीं पढ़नी है, कॉपी करनी है बंद। ये 20 सवाल हैं, टाइमर लगा 1 घंटे का। 1 घंटे में 20 एवरेज अच्छा है, क्योंकि अभी पहली बारी तो पढ़ रहे हैं, दूसरी बारी तो पढ़ रहे हैं। 1 घंटा लगा, 20 प्रश्न तैयार। तेरे ईएमआई के 3 लेक्चर तैयार हो गए 1 घंटे में। 20 सवाल में सब कुछ आ गया, हर वैरायटी का क्वेश्चन आ गया। तो 20 के 20 अगर तूने कर लिए, तेरा ईएमआई पिछले 3 लेक्चर तैयार। अब बढ़ते हैं आगे, लेंज लॉ लिखिए। लेंज लॉ, लेंज ने क्या कहा था सभी को पता है। एक ही लाइन, जो हो रहा है उसका विरोध करो। लिखना शुरू करिए। लेंज लॉ क्या कहा? जो हो रहा है उसका विरोध करो। विरोध का मतलब होता है अपोज, रोको। अब भाई इस पर 1.5 घंटा केवल प्रश्न ही प्रश्न आएंगे। अगले लेक्चर में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे। अब क्या क्या आना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। जो हो रहा है उसका अपोज करो। अब सेंटेंस लिखाता हूं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऑब्लिक करंट is such a way that it will oppose the very first cause by the virtue of which it has been produced। रटने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम देना नहीं है, इसलिए मैंने इसका सरल लैंग्वेज लिखा दिया। जो हो रहा है उसका मैं क्या करना है? अपोज। ये कहने वाले कौन थे? लेंज। एंड दिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आप देखते जाइएगा क्या होगा। 4-5 सवाल थोड़े कम समझ में आएंगे, धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। इसमें 2 ही लाइन काम की। एक तो पहली, जो हो रहा है उसका विरोध करना है, अपोज करना है, और लास्ट, लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पे आधारित है? आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बताइए लेंज क्या कहेंगे? फ्लक्स बढ़ रहा है,
फ्लक्स बढ़ रहा है, कम करो। अब कम करने के लिए क्या करो? उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करो या अपोजिट? सर आप क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। जैसे ये 10 न्यूटन है, मान लो ये फोर्स बढ़ रहा है, आपने 2 न्यूटन इसी डायरेक्शन में लगा दिया तो क्या होगा? ये तो 12 हो गया और बढ़ गया। जबकि आपको तो कम करना है, तो बताइए कम करने के लिए क्या इंड्यूस करेंगे? अपोजिट। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो आपको कैसा इंड्यूस करना पड़ेगा? अपोजिट। मैं अपनी बात को फिर रिपीट करूंगा, अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो क्या करो? अपोजिट या सेम? तसल्ली से, रट मत। पहले तो दिमाग में 2 बातें बैठा, ब्लैंक स्लाइड लगा दी। बिल्कुल देसी बात क्या है? जो हो रहा है उसका उल्टा करना है। बढ़ रहा है तो कम करो, कम का हो रहा है तो पहले तो ये बात दिमाग में बैठा ले। ये बिल्कुल सच है, जो बोल रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एक भी सवाल में ये बात फेल नहीं होगी, तो बिंदास पढ़। 2 बात याद रख, अगर बढ़ रहा है तो, कम हो रहा है तो। पहली बात इसको, ये दिमाग में बैठा। अब बढ़ रहा है तो कम करो, ये बोलने में अच्छा है, पर सवाल करने के लिए क्या करें? मान लो यहां 10 न्यूटन से फोर्स बढ़ रहा है, तो तू क्या करेगा? इंड्यूस कहां? इसी दिशा में या अपोजिट? क्यों? अपोजिट से क्या होगा? 10 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 8, कम हो गया ना। और मान ले ये 10 न्यूटन से यहां कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ाओ बढ़ाओ, कम हो रहा है बढ़ाओ, कम हो रहा है बढ़ाओ। अरे तो बढ़ाओ, ऐसे कर दो। ये तो और लंका लग गई। 10 से 2 क्या हो गया? 8। जबकि तुझे क्या करना है? तो बढ़ाने के लिए बता क्या करेगा? सेम डायरेक्शन। तो अब ये सारी बातें छोड़ दे। बढ़ रहा है तो कम करो, कम के लिए अपोजिट करो, कम हो रहा है तो बढ़ा, ये सब भूल जा। ये सब इतना लंबा निबंध बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल। फ्लक्स बढ़ रहा है, अपोजिट इंड्यूस करो। फ्लक्स कम हो रहा है, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करो। खत्म। तेरी बात वो बिल्कुल सही है, मैं उससे एग्री हूं। बढ़ रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो बढ़ाओ। अरे पर ये गाना लिख के थोड़ी ना आना है, तुझे तो मजे आ रहे हैं। बढ़ रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो बढ़ाओ। अरे गाना थोड़ा लिख के आना है, सवाल करना है। तो सवाल का तरीका बताओ ना जी सर। सवाल का तरीका ये है, फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो अपोजिट इंड्यूस करो, और अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो सेम इंड्यूस करो। हां समझ तो सकता है, सेम इंड्यूस होने से क्या होगा? उसी दिशा में इंड्यूस होगा, तो ऐड होके उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। पर इतना समय नहीं है ना यार, वहां मैं पूरा गाना लिखूं, फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करो, कम के लिए अपोजिट करो, इतना समय ही नहीं है। तो सीधा तो ये सटीक याद हो, फ्लक्स इंक्रीजिंग, अपोजिट इंड्यूस, फ्लक्स डिक्रीजिंग। 20 सवालों में काम आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि बाहर दिक्कत नहीं आए। फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो बताओ क्या इंड्यूस करो? अपोजिट, अपोजिट इंड्यूस। और अगर फ्लक्स कम हो रहा हो, फ्लक्स कम हो रहा हो तो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये हमेशा काम करेगा, अगले 20 क्वेश्चन में काम करेगा। फ्लक्स बढ़ रहा है, अपोजिट, कम हो रहा है तो सेम। बता क्या ये बात ओके है क्या? सभी कमरों में लिख दूंगा ताकि आपको माइनर मेजर में भी दिक्कत नहीं आए, सभी में लिख दूंगा। इंक्रीजिंग है तो अपोजिट, डिक्रीजिंग है तो सेम। अब क्वेश्चन करके देखते हैं धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 21। अब एक भी क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, इसी में सॉल्व होगा। सारे क्वेश्चन इन्हीं पन्नों पे सॉल्व होंगे, क्लास नोट्स बंद कर दीजिए, सब इसी में सॉल्व होगा, समय बचाना है। क्वेश्चन नंबर 21 सब इसी में सॉल्व होगा।
देखते जाइए, 5 सवाल में दिक्कत आएगी, बस 5 सवाल आपने संभाल लिए, छठे सवाल से समझ में आने लग जाएगा। देखें, उसी पन्नों पे करना है, कॉपी बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, सभी लोग बोर्ड पे देखें। बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले वायर, ठक ठक नियम लगाइए, क्रॉस, क्रॉस किसका? वायर। बिंदास देख, हर स्टेप के बाद 10 सेकंड का ब्रेक। क्यों सर इतना रुक रुक के क्यों? ताकि दिमाग चीजों को एब्जॉर्व कर ले, दिमाग एब्जॉर्व कर ले, तुझे मन खुश हो, तो बढ़िया फिजिक्स समझ में आए, तेरा घर जाके क्वेश्चन करने का मन करे और तू झूम झूम के क्वेश्चन कर पाए। सबसे पहले बता, वायर का क्या आएगा? क्रॉस। अब बता करंट क्या हो रही है? बोले तो फ्लक्स बढ़ रहा है, अपोजिट। क्रॉस का उल्टा बता, ये डॉट इंड्यूस करेगा और डॉट के लिए बता एंटी क्लॉकवाइज। आंसर आ गया एंटी क्लॉक। धीरे धीरे तुझे समझ में आएगा, चिंता मत कर। इसका बताना, इसका बता, वायर का ठक ठक, क्रॉस। पूरा लिख, क्रॉस किसका? वायर। चाहे तो 3-4 स्टेप लिख दे 5 सवाल में। लूप, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो सेम डायरेक्शन में क्या करो? इंड्यूस, सेम डायरेक्शन में। तो बता, ये क्रॉस है तो ये इंड्यूस भी क्या करेगा? क्रॉस। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, आंसर क्लॉकवाइज। 5 प्रश्न में दिक्कत आएगी बस, तो अपना दिमाग मजबूत कर ले, 5 प्रश्न तक मुझे बांधे रखना है और 2 ही कॉन्सेप्ट हैं बस। फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोजिट इंड्यूस करो, कम हो रहा है तो सेम। क्यों सर सेम क्यों करते हैं, क्या कारण है सेम करने का? सेम करेगा तो खुद सोच, क्रॉस और क्रॉस क्या हो जाएंगे? ऐड, ऐड होके उसको क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। उसी में करना है, क्लास नोट्स बंद कर दे, क्लास नोट्स में मत लिख, उसी पन्नों पे लिख। बता यहां तक ओके क्या? अब सवाल नंबर 22 मुझे करने दो, 5 सवाल, धीरे धीरे आपकी बात बनने लग जाएगी। 22 देखिए, आप उसी में करिएगा, आई इंक्रीजिंग, आई डिक्रीजिंग, आई कांस्टेंट। मैं तीनों एक साथ करा रहा हूं, पेन पेंसिल छोड़िए, बिंदास प्रश्न। मजे की बात क्या, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगेगी, केवल रूल लगा लगा के ही प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और पेपर में आते हैं। आइए बोर्ड पे देखें, सभी लोग निगाहें बोर्ड पे देखें। बताइए, ठक ठक नियम, नीचे पर क्रॉस लूं या डॉट? क्यों? ऊपर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। डॉट किसका? वायर का। अब बाद में देखेंगे। नीचे क्रॉस, डॉट किसका? वायर। नीचे क्रॉस, डॉट किसका? वायर। काम 1 नंबर, घास नहीं काटना है, बढ़िया सीखेंगे, अच्छा सीख के जाएंगे। फिजिक्स किया जा सकता है, बढ़िया तैयार किया जा सकता है, यकीन मानिए पूरे में से पूरे सवाल सही हो सकते हैं अगर तरीके से करेंगे तो। ये डॉट वायर का। अब बताइए करंट कैसी है? करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छा बढ़ेगा। कम करो, कम के लिए अपोजिट, डॉट का उल्टा। बहुत बढ़िया, देख मैं पूरा लिख रहा हूं, क्रॉस इंड्यूस। देख कितना अच्छा लिख रहा हूं, क्रॉस सी से, क्रॉस सी से, आंसर। सर और बताइए, करंट कम हो रही है, फील्ड कम होगी, कम हो रही है, बढ़ाओ सेम डायरेक्शन में, डॉट है तो डॉट इंड्यूस करो, डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखिए करंट, फैराडे का जन्म ही तब होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा। पूरे चैप्टर की आत्मा क्या है? फ्लक्स में चेंज। सिंस द करंट इज कांस्टेंट,
देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स, नो इंड्यूस करंट। नो इंड्यूस करंट। बता, उसी पन्नों में कर, कॉपी में मत कर, समय बचेगा। 23वां सवाल खुद कर। 23। अब मजे की बात है, एक नंबर में 0 होगा। क्यों? बाहर है। पर सर अंदर आएगा ना 3 घंटे बाद। अरे 3 घंटे बाद आएगा यार, अभी बता कहां है? बाहर। अगले क्षण कहां है? बाहर। अगले क्षण भी बाहर है। इसका मतलब नो चेंज इन फ्लक्स, नो करंट। 3 नंबर में बता, 3 नंबर में, 3 नंबर में क्यों 0? क्यों 0? कांस्टेंट मत बोल, ऐसा बोल 3 नंबर अंदर है, अगले ही क्षण अंदर है, उससे पहले वाले क्षण अंदर है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो इंड्यूस करंट। कोई बताएगा 2 नंबर में होगी क्या? क्यों? 2 कहां जा रहा है? अंदर। अब बता, अंदर जाने पे बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा। अपोजिट इंड्यूस, क्रॉस का उल्टा, डॉट इंड्यूस करेगा। और डॉट के लिए बता क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अरे बहुत आसान सवाल है। अगले लेक्चर में तो केवल लेंस लॉ पढ़ाऊंगा 1.5 घंटा, और एक एक सवाल तेरे से सॉल्व हो जाएगा, एक एक, दिक्कत नहीं आएगी। 4 नंबर में बता, 4 में बता, 4 में क्यों? लूप। पूरा बोले ना, तेरे पूरे बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? लूप बाहर जा रहा है, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम हो रहा है, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस, क्रॉस है तो क्रॉस ही इंड्यूस करेगा। क्रॉस के लिए बता क्या होगा? क्लॉकवाइज। देख 3 मिनट में 3 सवाल निपटा दिए, 21, 22, 23। अब तेरा होमवर्क लिख ले, 1 से लेके 23 तक वापस कर, और अगर ये बन जाए तो फिर एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर दे ईएमआई की। सबसे पहले क्लासरूम वाले कर बार बार, 1 से लेके 23 तक पूरे, और ये बन जाए तो फिर एक्सरसाइज 1.1 ईएमआई की शुरू कर सकता है। चलिए, धन्यवाद।